आज भी 90% बैन अवी तिजारत समंदरी रास्ते से की जाती है। बांग्लादेश से टी शर्ट्स, चिल्ली से तांबा, जापान से गाड़ियाँ, स्पेन से टमाटर और हर वो चीज़ जिसका आप सोच सकें कार्गो जहाज़ में धात के बने 20,000 डब्बों में से किसी एक में सफ़र करती है। स्टील के हर डब्बे में 5,48,000 केले, 55 फ्रिज, 400 टीवी, 13,000 रिम की बोतलें या कोई एक गाड़ी हो सकती है। टॉप दी बॉक्स के मुसन्निफ तारीखदान और माहिर मईशत मार्क लिविंगस्टन कहते हैं कि जिस ग्लोबलाइजेशन से हम आज वाकिफ हैं वो कंटेनर के बगैर नामुमकिन थी। अपनी किताब में वो बताते हैं कि कैसे ये इजाद बैनुल अक़वामी तिजारत के फैलाव का बायस बनी। हमने पहले कभी शिपिंग कंटेनर पर इतना गौर नहीं किया, मगर रवां साल समंदरी तिजारत के बहरान के दौरान इस मौजू ने लोगों की तवज्जो हासिल की, जब उनके इस्तेमाल में आने वाली रोजमर्रा की अशिया बंदरगाहों पर फंसी हुई थी। ये वाज़ेह है कि हमारी जदीद जिंदगी इन शिपिंग कंटेनर्स के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन तारीख से पता चलता है कि हमेशा ऐसा नहीं था। कंटेनर के साथ पहला कमर्शियल सफर अप्रैल 1956 में तय किया गया। आइडियल एक्स नामी फौजी जहाज में 58 कंटेनर्स को न्यू जर्सी से टक्सास मुंतकिल किया गया, जहां 58 ट्रक इन अशिया को ले जाने के मुंतजिर थे। इस सफर के पीछे मैल्कम मैकलेन का हाथ था, जिन्होंने जदीद कंटेनर्स के जरिए कमर्शियल शिपिंग सिस्टम को तश्कील दिया। उन्हें अब भी मिस्टर कंटेनर कहा जाता है, हालांकि उन्होंने धात के डब्बे के बजाय लॉजिस्टिक्स का निजाम ईजाद किया था और फिर वो अरबपति बन गए। मैकलेन से कबल शुमाली कैरोलिना में जरी कारोबार से मुंसलिक ट्रकिंग कंपनी का एक मालिक, जो सन 1914 में पैदा हुआ, कंटेनर्स अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करता था। उस वक्त तक शिपिंग में बहुत मुश्किलात थी। सन 1950 की दहाई में किसी बहरी जहाज को लोड और इनलोड करना, यानी उस पर सामान लादना और फिर सामान उतारना ही बहुत पेचीदा अमल समझा जाता था। उस वक्त लोग हर चीज को दूसरी चीज के ऊपर रख देते थे, मसलन जैतून के बैरल पर साबन का डब्बा और ये तमाम चीजें एक लकड़ी के तख्त के ऊपर। इन चीजों को रस्सी से बांधकर कार्गो जहाज में रख दिया जाता था और लोग उन्हें ऐसे तरतीब देते थे कि ज्यादा से ज्यादा जगह बनाई जा सके। ये कोशिश भी की जाती थी कि ऊंची लहरों में ये सामान ज्यादा न हिल सके। इस दौर में क्रेन और फोर्कलिफ्ट सामान उठाने वाली गाड़ी हुआ करती थी, मगर आखिर में ज्यादातर सामान मजदूरों को अपने हाथों से उठाना पड़ता था। ये मैन्युफैक्चरिंग और तामीरात से ज्यादा खतरनाक काम था। बड़ी बंदरगाहों में आए दिन कोई शख्स जख्मी हो जाता था। किसी जहाज को लोड और इन लोड करने में उसके समुद्री सफर जितना वक्त लगता था। कई लोगों का ख्याल था कि इस काम का बेहतर तरीका हो सकता है और मैकलेन ने इसका जवाब ढूंढ निकाला। वो जमीन पर अशिया की मुंतकिली का कारोबार करते थे। मुआशी बहरान ग्रेट डिप्रेशन के दौरान उन्होंने एक ट्रक से ही काम शुरू किया था और फिर सन 1950 के वस्त में उन्होंने 1700 ट्रकों पर मुश्तमिल अपनी कंपनी फरोख्त कर दी थी। मैकलेन को यकीन था कि कंटेनर्स का इस्तेमाल ही बैनुल अक़वामी तिजारत का मुस्तकबिल है, मगर उसके लिए उन्हें मुकम्मल लॉजिस्टिक्स की चैन बनाना थी ताकि एक कारोबारी मॉडल मुअस्सर साबित हो सके। उन्होंने सबको मनाया कि पुराने निज़ाम को तब्दील करने का वक्त आ गया है। इब्तिदा में ट्रकिंग कंपनियां, शिपिंग कंपनियां और बंदरगाहें कंटेनर्स बनाने के लिए एक तयशुदा मायार पर इत्तेफाक नहीं कर पा रही थीं। बंदरगाहों में ताकतवर यूनियंस भी हुआ करती थी, जिन्होंने इस ख्याल को मुस्तरद किया क्योंकि इससे मजदूरों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती थीं। दूसरी तरफ अमेरिका में कार्गो की निगरानी करने वाले हुकाम भी मौजूदा निज़ाम की हिमायत करते थे। उन्होंने यह तय किया हुआ था कि शिपिंग कंपनियों और ट्रकिंग कंपनियों से कितने कितने पैसे वसूल करने हैं। यहाँ ऐसे सवाल पैदा होते थे कि इससे मार्केट के मुताबिक पैसे क्यों नहीं लिए जाते और उन्हें जोड़कर एक ही रकम क्यों नहीं ली जाती। तो शुरू में मैकलेन के ख्यालात को मुखालफत का सामना करना पड़ा, मगर इन मुश्किलात के बावजूद मैकलेन ने ऐसे कंटेनर्स बनाने का अमल जारी रखा जिन्हें जहाज की जरूरियात के मुताबिक ढाला जा सके और तमाम अशिया उठाए इस कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रक की मदद से मुंतकिल किया जा सके। फिर एक दिन आया जब उन्हें अपना सबसे बड़ा क्लाइंट मिल गया, यानी अमेरिकी फौज। वियतनाम की जंग। मैकलेन ने निज़ाम खामी का फायदा उठाया और एक शिपिंग कंपनी और ट्रकिंग कंपनी का कंट्रोल संभाल लिया। जब मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान किया तो उन्होंने पुराने जहाजों में नए कंटेनर्स की जगह बना दी। उन्होंने न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी को तजवीज़ दी कि शहर के किनारे कंटेनर्स की जगह बनाई जाए, मगर सन 1960 में उन्होंने सबसे अहम कदम उठाया जब उन्होंने शिपिंग कंटेनर्स का आइडियाज को फौज को बेचा। इस इजाद की सूरत में फौज को वियतनाम में सामान भेजने का हल मिल गया। शिपिंग कंटेनर उसी वक्त ज्यादा मौसर साबित हुए जब उन्हें लॉजिस्टिक्स के निज़ाम का हिस्सा बनाया गया, इसलिए अमरीकी फौज उनकी बेहतरीन सारिफ थी। वियतनाम से वापसी पर मैकलेन को अंदाजा हुआ कि उनके जहाज जापान से बहुत ज्यादा सामान ला सकते हैं, जो उस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत रखता था। तो इस तरह कारोबार की दुनिया में ट्रांस पैसिफिक ताल्लुकात शुरू हुए। एक ऐसा ताल्लुक था जिसने जंग के बाद आलमी तिजारती निज़ाम की बुनियाद रखी। आज मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट की तमाम मैनेजमेंट कंप्यूटर्स की मदद से की जा सकती है, जो आलमी लॉजिस्टिक्स के निज़ाम में हर कंटेनर की निगरानी करते हैं। कुछ कंटेनर्स में फ्रिज की तरह दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जाता है, उन्हें जहाज के दरमियान
میں رکھا جاتا ہے جہاں بجلی اور درجہ حرارت کی نگرانی کرنے والے مانیٹر ہوتے ہیں، جبکہ سب سے بھاری کنٹینرز کو سب سے نیچے رکھا جاتا ہے اور کرین کی مدد سے جہاز کو کنٹینر سے لوڈ اور ان لوڈ کیا جاتا ہے۔ BBC کی سیریز 50 تھنگز دیٹ میڈ دی ماڈرن اکانومی کے مصنف ٹیم ہارفورڈ کہتے ہیں کہ تمام افراد کو اس انقلاب کا فائدہ نہیں پہنچا۔ کم آمدن والے ممالک جیسے بعض افریقی ملک کی بندرگاہیں آج بھی سن 1950 کی دہائی کے نیو یارک جیسی ہیں، مگر ان ملکوں اور کچھ مقامات کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی اشیاء کو تیزی سے اور سستے داموں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ہارفورڈ کہتے ہیں کہ یہ بڑے پیمانے پر کنٹینرز کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔